ना पुलिस, ना प्रशासन और ना सरकार, राज्य दर राज्य चाहे जिसकी सरकार हो, वो ऐसा करती नजर आती। नेताओं को कभी कुछ नहीं होता, इस बात को आपको समझना है। ये जो दंगे होते हैं उसमें हमारे और आपके परिवार के लोग मरते हैं। ये जो पुलिस के केस होते हैं उसमें हमारी और आपकी जिंदगी खराब होती है। फर्क नहीं पड़ता वो हिंदू है मुसलमान। नासिर जुनैद हत्याकांड के बाद तनाव था, पुलिस जानती थी, लेकिन इसके बावजूद इस बार संख्या 800 कर दी गई और इन 800 में भी ज्यादातर वो थे जो होमगार्ड थे या फिर पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे। अबे तुम्हारा खून कब खौलेगा? नामर्द हो। तुम्हारा खून खून नहीं पानी है, तुम्हें धर्म या कौम से कुछ लेना देना नहीं। तुम अपने धर्म अपनी कौम के नहीं हुए, तुम किसके होगे? सच ये है कि इन दंगों में जो दोषी होते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती। छुट भैये नेता जो यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं धर्म के नाम पर, वो अपनी सियासत को चमकाकर कुछ सालों बाद नेता मंत्री नहीं बन जाते। कि जो बात अंग्रेज 1860 में समझ गए थे, उसे हम और आप क्यों नहीं समझ पाते? चंदन से उस दौर में बहुत सारे वादे किए गए थे, बहुत सारी बातें कही गई थी। ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसे न जाने कितने दंगों में कितने चंदन होंगे जो गुमनाम हो गए और इनके माता पिता आज तस्वीर देखकर दिन रात रो। आज ये दोनों कहते हैं कि जो दंगा था, अगर उसमें थोड़ी सी मैच्योरिटी दोनों समुदाय ने दिखाई होती तो शायद कितने घर बच जाते। ये वीडियो उन कट्टर हिंदुओं के लिए नहीं है जो देश को जगा रहे हैं। साथ ही ये वीडियो उन कट्टर मुसलमानों के लिए भी नहीं है जो अपनी कौम के लोगों में खौफ पैदा कर उनके हाथों में पत्थर पकड़ा रहे हैं। इन दिनों कई बार आपने सुना होगा कि फलाने शहर में जब हिंदुओं की शोभा यात्रा निकली, तब जैसे ही यात्रा मुस्लिम मोहल्लों से गुजर रही थी, उस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। यात्रा निकालने वाले हिंदू इस बात का आरोप लगाते रहे कि अब क्या हिंदुस्तान में भी यात्रा निकालने से पहले सोचना पड़ेगा कि कहां से निकाल रहे हैं? तो मुस्लिम पक्ष का कहना था कि जैसे ही हमारी मस्जिदों के सामने आते हैं ये लोग, धार्मिक नारे लगाते हैं, उकसाते हैं, और अगर ऐसा करेंगे तो हम भी खामोश नहीं रहने वाले। शहर दर शहर ऐसी तमाम घटनाएं, ऐसे तमाम तनाव जो हैं, हमें एक पैटर्न के तौर पर बढ़ते नजर आते। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज हम एक्सपोज करने वाले हैं ऑपरेशन दंगा। हमारी आप तमाम दर्शकों, तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि अगर आप युवा हैं या आपके घर में बच्चे बड़े हो रहे हैं या आपका कोई दोस्त ऐसा है जो दिन रात हिंदू मुसलमान करता है, तो प्लीज उसे ये वीडियो दिखाएं और आज इस वीडियो के जरिए आप भी दंगों के खेल को समझें। लेकिन इस खेल को समझने के लिए हमें इतिहास में चलना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि दंगे कब से हो रहे हैं और पैटर्न क्या उनका। 7 मई 1970 मुंबई से 37 किलोमीटर दूर बसे भिवंडी में 7 मई 1970 को बड़े पैमाने पर हिंदू और मुसलमान के दंगे हो जाते। इस दंगे में 78 लोगों की जान जाती है। एक कमीशन बैठाई जाती है एक व्यक्ति की, और बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जो हैं जस्टिस डीपी मैदन साहब, वो जांच करते हैं और इस जांच में उन्हें पता लगता है कि एक रूट के ऊपर जब यात्रा जाती है तो हिंदुओं की इस यात्रा पर मुसलमानों से उनकी भिड़ंत होती है। इस घटना में 78 लोगों की जान साल 1970 में जाती। ये पहली घटना। दूसरी घटना जो है वो साल 1979 में जमशेदपुर में रामनवमी पर है। इस बार भी वजह वही थी, शोभा यात्रा का रास्ता। ऐसे दावा किया गया कि वैसे तो यहाँ पर शोभा यात्रा कई सालों से निकल रही थी, लेकिन जब यहाँ पर रूट बदला गया तो दोनों धर्मों के लोग आपस में एक दूसरे के सामने हो गए। जबरदस्त तरीके से हिंसा हुई और जमशेदपुर में उस साल 108 लोगों की दर्दनाक मौत। साल 1989 में राजस्थान के कोटा में भी अनंत चतुर्दशी के वक्त एक शोभा यात्रा निकलती है। यहाँ पर भी पैटर्न नहीं था। एक रूट से यात्रा निकलती है, विरोध में पत्थरबाजी होती है और उसके बाद इस घटना में 20 लोगों की जान जाती। उसी साल बिहार के भागलपुर में 1989 में रामशिला शोभा यात्रा होती है और इसमें तो हजारों लोगों की जिंदगियां चली जाती है। इन तमाम घटनाओं को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे कोई पैटर्न सा है जिसको आजमाया जा रहा है, लेकिन ये पैटर्न भविष्य में दंगे कराने को लेकर एकदम कारगर मॉडल होता। साल दर साल दंगे होते रहते हैं, लेकिन अब सारी घटनाओं का जिक्र हम नहीं कर सकते हैं, तो हमें लगा कि कुछ घटनाओं का जिक्र करते हैं जो हाल के वर्षों में आपकी स्मृतियों में कहीं ना कहीं दबे छिपे जरूर। साल 2017 था जब बी आर अम्बेडकर की याद में सहारनपुर में एक ऐसा इलाका जिसे धार्मिक तौर पर सेंसिटिव माना जा रहा था, एक रैली निकली। ये आरोप लगते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यहां पत्थर फेंके। हिंदू समुदाय ये कहता है कि रिटेलिएशन में हमने भी जवाब दिया और हिंदू और मुसलमान दोनों भिड़ते हैं, दुकानों में आग लगाई जाती है। इस घटना में भी 3 लोगों की जान जाती है। ये घटना बहुत पुरानी नहीं है, 2017 की। आपको 2022 की करौली की घटना याद है? राजस्थान की काफी चर्चित घटना थी। 2 अप्रैल 2022 को हिंदू नव वर्ष के दिन विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बजरंग दल ने एक शोभा यात्रा निकाली।
जब ये बाइक रैली अटवारा, जो कि एक मुस्लिम मोहल्ला था, वहां से गुजर रही थी, तब इधर से आरोप लगता है कि मुसलमानों की तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। उधर मुसलमान ये आरोप लगा रहे थे कि जो यात्रा निकाल रहे थे वो धार्मिक नारेबाजी कर रहे थे, जानबूझकर ऐसी ऐसी बात कह रहे थे जो उकसाने वाली थी। और उसके बाद कुछ युवकों ने पत्थरबाजी और हिंसा शुरू की और फिर दोनों लड़े और फिर करौली भी हिंसा की आग में झुलसा। फिर बात करते हैं दिल्ली जहांगीरपुरी की। आपको याद होगा अप्रैल 2022, 16 अप्रैल 2022 को दिल्ली के जहांगीरपुरी डिस्ट्रिक्ट में हनुमान जयंती का दिन था और इस अवसर पर एक शोभा यात्रा निकाली गई। इस बार भी पैटर्न बिल्कुल वही था, हिंदू मुस्लिम का। आरोप लगा कि मस्जिद के पास से जब यात्रा निकली तो कुछ बियर की बोतल फेंक दी गई, भगवा झंडा लहराने की कोशिश की गई, मस्जिद के आसपास उन्माद मचाए। उधर जो रैली निकाल रहे थे वो कह रहे थे कि जैसे ही हम इन मोहल्लों से गुजरते हैं वहां लोग तैयार खड़े थे, छतों पर पत्थर रखे, हमारे ऊपर पत्थर मारे गए, हिंसा होती है। 8 पुलिस के लोग और एक व्यक्ति जो सिविलियन था वो घायल हुआ। एक घटना झारखंड में भी 2022 में हुई। झारखंड में 2022 में रामनवमी के दौरान बोकारो में दरगाह और कब्रिस्तान के आगे जब यात्रा निकल रही थी तब हिंदू और मुसलमान जो हैं वो आपस में भिड़ जाते। तमाम जर्नलिस्ट, हम जैसे भी तमाम लोग वहां पर थे और काफी सारे जर्नलिस्ट को चोट आई थी, कई सारे सरकारी अधिकारियों को चोट आई। एक व्यक्ति की इस घटना में मौत भी हो जाती। ये घटना भी काफी चर्चित है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वो तो हिंसा की आग में लगातार रहा, लेकिन इस तरह की घटनाएं वहां पर भी हुई। इसके अलावा बिहार की तस्वीरें जो है वो भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। अब अगर आप इन तमाम घटनाओं को ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको इसमें एक पैटर्न नजर आएगा। हाल फिलहाल में हरियाणा में भी यही हुआ। बिट्टू बजरंगी का बयान जो था सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, कहा कि अपने दामाद का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। इसके अलावा नासिर और जुनैद हत्याकांड में जिस मोनू मानेसर का नाम सामने आ रहा था उसका भी यात्रा में शामिल होने की अपील करने का एक वीडियो सामने आता है कि लोग इसमें शामिल हो जाए। ये हिंदुओं की तरफ से। मुसलमानों की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी तमाम उनके जो नौजवान थे उनके वीडियोस सामने आ रहे थे। सोशल मीडिया के माध्यम से वो भी कह रहे थे कि अब की बार मोनू आएगा, छोड़ेंगे नहीं, आके दिखाओ तो ऐसा कर देंगे। कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का भी जिक्र हुआ। फिरोजपुर झिरका के विधायक मम्मन खान ने हरियाणा विधानसभा में कुछ महीने पहले ये कहा था कि अगर मोनू मानेसर मेवात में आ गया तो फिर उसको प्याज के जैसे हम फोड़ करेंगे। अब हैरान करने वाली बात यह कि पुलिस और प्रशासन सोया रहता है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन्हें यह पता नहीं होता कि हिंसा हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर। कई मामले ऐसे होते हैं कि पुलिस से परमिशन नहीं ली जाती है या फिर पुलिस के मना करने के बाद भी रैली निकाली जाती है, लेकिन एक सच ये भी है कि अधिकतर मामलों में पुलिस को बताकर ये रैलियां निकलती हैं और उसके बाद भी पुलिस कुछ नहीं कर पाती। अब कायदे से ये होना चाहिए कि दोनों समुदाय के लोगों से बातचीत की जाए, एक आपसी सहमति बनाई जाए, यात्रा का एक रूट निकाला जाए और इस तरह की शर्तें रखी जाए कि दोनों वर्गों में किसी को समस्या नहीं, दोनों वर्गों के जो अति उत्साहित लोग हैं उनको शांत रखा जाए। ये बहुत बेसिक चीज है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ना पुलिस, ना प्रशासन और ना सरकार, राज्य दर राज्य चाहे जिसकी सरकार हो, वो ऐसा करती नजर आती। हैरानी इस बात को लेकर होती है कि पुलिस की मौजूदगी में इन दोनों समुदाय के पास तमाम हथियार होते हैं। एक वर्ग पत्थर इकट्ठा करता है, एक वर्ग यात्रा निकालता है और पुलिस खामोश होती है। और आजकल ये सब छिपकर नहीं होता। सोशल मीडिया के दौर पर सारी चीजें वायरल हो, सारे वीडियोस निकल कर आते हैं, हर कोई देखता है कि मामला उबला हुआ है, बस वो केरोसिन डालने की जरूरत है जिसके बाद भड़क जाए। 2022 में जब यात्रा हुई थी तब हरियाणा में 2500 पुलिस वाले लगाए गए थे। संभावना इस बार भी थी। नासिर जुनैद हत्याकांड के बाद तनाव था, पुलिस जानती थी, लेकिन इसके बावजूद इस बार संख्या 800 कर दी गई और इन 800 में भी ज्यादातर वो थे जो होमगार्ड थे या फिर पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे। ये तमाम वो लोग हैं जो सीरियस लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से नहीं निपट सकते। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी इस मामले में बाद में कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस स्थिति का सही से आकलन नहीं कर। लेकिन इसमें समझने वाली एक बात और भी है कि गैर जिम्मेदारी ये है कि जानमाल की हानि होने केस में पुलिस को पता है कि पुलिस से कोई पूछने वाला नहीं। आप हिंदू मुसलमान करते हैं और इस वजह से हिंदू से पूछेंगे, कहेंगे मुसलमान जिम्मेदार है, मुसलमान से पूछेंगे वो कह देगा हिंदू जिम्मेदार है। लेकिन कोई भी व्यक्ति पुलिस या सरकार से सवाल नहीं पूछता कि जिससे हमने चुना है, जो हमारा टैक्स लेती है, जो नेता अफसर बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जिन पुलिस वालों को तनख्वाह हमारी और आपकी जेब से मिलती है, वो हमारे जान माल की रक्षा नहीं कर पाते। राज्य जलता है, लोगों की दुकानें, लोगों के घरें जलाई जाती हैं और साल दर साल ऐसा ही हो रहा है और हर बार सिस्टम क्यों फेल हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं। सवाल बहुत सारे हैं और इन सवालों को ही आज हम समझाएंगे आपको, डिकोड कर। दरअसल मौजूदा दौर में हिंसा और दंगों में शामिल होने को लेकर एक बड़ा सेट पैटर्न,
पहले कुछ कट्टरपंथी लोग उकसाने वाले वीडियो बनाते हैं, इसके जरिए तनाव होता है। फिर प्रशासन क्योंकि खामोश होता है वोट बैंक के चलते, इसलिए आग में घी जो है वो सोशल मीडिया डाल देते। इसके बाद अफवाह फैलती है कि भैया उस इलाके में इतने लोग मार दिए गए, या फिर ऐसी अफवाह आती है कि यार उधर पता है हमारे घरों में घुस आए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भीड़ धावा बोल दी है, सोशल मीडिया पर सब वायरल होने लगता है। और इन सब के बीच में हमारे आपके जैसे वो आम आदमी जिसे कुछ लेना देना नहीं, जो शांति से जिंदगी जीना चाहता है, एक दूसरे के साथ प्यार रह जाता है, उसके पास कुछ लोग आते हैं और कहते हैं अबे तुम्हारा खून कब खौलेगा, नामर्द हो, तुम्हारा खून खून नहीं पानी है, तुम्हें धर्म या कौम से कुछ लेना देना नहीं, तुम अपने धर्म अपनी कौम के नहीं हुए, तुम किसके होगे। वो लोग आएंगे तुम्हारे घर में घुसेंगे, जब तुम्हारी औरतों तुम्हारी महिलाओं के साथ कुछ करेंगे तब जाकर तुम्हें पता चलेगा। और ये वो क्षण होता है जो एक आम आदमी जो सुकून से जिंदगी गुजार रहा है, जो शायद एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पिता, अच्छा एम्प्लॉय, अच्छा बेटा होता है, एक मजदूर, सरकारी नौकर, इंजीनियर, पुलिस वाला, मेरे जैसा पत्रकार, जिससे जिंदगी भर कोई हुड़दंगई नहीं की, जो चुपचाप चाहता है कि नौकरी करे, परिवार के साथ घर गुजारे, उसे ललकार ललकार कर ऐसी लानतें दी जाती हैं कि उसे इस दंगे का हिस्सा, वो इस दंगे का हिस्सा बनता है। दो ग्रुप में लड़ाई होती है, आगजनी होती है, हत्या होती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग आरोप लगते हैं कि जिसकी सरकार है वो सरकार अपने वोट बैंक के हिसाब से एक्शन ले, लेकिन सच ये है कि इन दंगों में जो दोषी होते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती। और अगर आपको लगता है होती है तो फिर हर बार यही घटनाएं इसी पैटर्न में नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा नहीं मिलता। छोट भैये नेता जो यहां पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं धर्म के नाम पर, वो अपनी सियासत को चमकाकर कुछ सालों बाद नेता मंत्री नहीं बन जाते। समझना आपको है, और अभी भी नहीं समझेंगे तो फिर बहुत देर जाए। वैसे दंगे कराने का तरीका जो है ये नया नहीं है, बहुत पुराना है। आप ना समझ होंगे, लेकिन 1860 में अंग्रेजों ने जब इंडियन पैनल कोड बनाया था तो उस वक्त भी इसका जिक्र किया गया। इंडियन पैनल कोड यानी आईपीसी में सेक्शन 188 में ये कहा गया था कि जो ड्यूटी पर मौजूद किसी अफसर की बात ना मानने के बारे में बात करता है। इस सेक्शन में एक बाकायदा उदाहरण अंग्रेजों ने उस जमाने में दे दिया था, जिसे हम आप या सरकारें नहीं समझ पाती हैं या समझ कर ना समझ होती हैं। इसमें कहा गया था कोई पब्लिक सर्वेंट एक ऑर्डर देता है कि भैया फलाने गली में जाने से वहां पर हिंसा हो सकती है, वहां पर मौजूद कोई आदमी ऑर्डर को नहीं मानता है, उसी रास्ते से यात्रा निकलती है, और अगर दंगे खतरा होता है तो सेक्शन 188 के तहत उसे जुर्म माना जाएगा। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जो बात अंग्रेज 1860 में समझ गए थे, जिस बात का फायदा उठाकर राजनीतिक दलों की सरकारें वोट बैंक के लिए एक एजेंडा तैयार करती हैं, उसे हम और आप क्यों नहीं समझ पाते? क्यों हम उनके नुमाइंदे बन जाते हैं? क्यों हम और आप फंसते हैं? क्यों एक के बाद हमारे घर के बच्चे जेल जाते हैं जबकि नेताओं के साथ कुछ नहीं होता? कुछ कहानियां सुनाते हैं, आपको शायद समझ में आ जाए। लोग दंगों में जब हिस्सा लेते हैं तो कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है। भीड़ जब हिंसा करती है तो शायद किसी को पता नहीं होता कि शिकार कौन हो जाएगा, और उस घटना के बाद उनके घर वालों का लंबा संघर्ष होता है, जो आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए इस उदाहरण से। 26 जनवरी 2018 की सुबह थी, 9 बजे थे। यूपी के कासगंज में विश्व हिंदू परिषद, एबीवीपी और हिंदू युवा वाहिनी के तमाम कार्यकर्ता कई मोटरसाइकिलों पर एक तिरंगा और भगवा झंडा लेकर निकले थे। एक लड़का था इसमें, चंदन गुप्ता नाम। प्रशासन ने इस यात्रा को निकालने की इजाजत नहीं थी, लेकिन ये लोग माने नहीं और कासगंज की छोटी छोटी गलियों में घुस गए। सेम पैटर्न था जिसका जिक्र हमने 1960-70 से किया है। मुस्लिम आबादी में जाते हैं, वहां पर जाते हैं, कहा जाता है कि नारेबाजी, पथराव सब कुछ होता है। इसी बीच एक गोली आती है जो चंदन को लगती है, उसे अस्पताल ले जाया जाता है और वो चंदन मर जाता। चंदन की मौत ने पूरे कासगंज में दंगे फैला दिए। कौन मारा, कैसे मारा, ये बात की बात है, लेकिन हालात इतने खराब हुए कि प्रशासन खामोश हो गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया। दोनों तरफ से अलग अलग तरीके से हिंसा की गई और एक हफ्ते तक कासगंज चला। चंदन की हत्या के मामले में सलीम, वसीम, नसीम आरोपी हैं। हालांकि तीनों फिलहाल जमानत पर हैं। चंदन से उस दौर में बहुत सारे वादे किए गए थे, बहुत सारी बातें कही गई थी, लेकिन अब जब 5 साल गुजर गया है तब आपको जानकर ये हैरानी होगी कि कासगंज की गलियों को ना कोई तिरंगा यात्रा याद है, ना कोई चंदन। और अगर आपको लगता है ये सच नहीं है तो आपको चंदन के पिता की बात सुन लीजिए। चंदन के पिता कहते हैं कि उनकी बेटी को सरकारी नौकरी मिली थी, लेकिन 5 महीने बाद उस पद को खत्म कर चंदन के नाम पर एक चौक बनाने का ऐलान किया गया था। पिता कहते हैं सब कुछ बन गया, लेकिन उद्घाटन करने का समय। चंदन के पिता अब कहते हैं कि मैं हाथ जोड़कर नौजवानों से अपील करता हूं कि मेरी बात मानिए,
आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जो भी हैं, ये जोश में आकर धार्मिक उन्माद में मत पड़िए। किसी और के पिता के चंदन को ना मिटाइए, किसी और को वो दुख, वो दंश मत दीजिए जो मेरा परिवार छे। 5 साल हो गए, किसी को नहीं याद है चंदन को, किसके लिए मरा। और ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसे न जाने कितने दंगों में कितने चंदन होंगे जो गुमनाम हो गए और जिनके माता पिता आज तस्वीर देखकर दिन रात रो। समझाइए उन्हें जो जरूर से रोक सकते। हालांकि कई सारे अपवाद भी हैं जहां समझदारी से हिंदू मुसलमानों ने हिंसा को रोका है। एक उदाहरण देते हैं, 2018 में बंगाल के आसनसोल में हुआ था। रामनवमी का दिन था। एक 16 साल का बच्चा नूरानी मस्जिद के क्लर्क का बेटा था, लापता हो गया। 2 दिन बाद लाश मिली, लोगों को लगा कि मार दिया गया, हत्या हुई है। मोहम्मद सिब बुकुतुल्लाही उसका नाम था। बंगाल पुलिस ने झटपट 2 लड़कों को उठा लिया। पिंटू यादव, विनय तिवारी नाम के लड़कों को पकड़ा, कहा ये इन्होंने मर्डर किया है, जेल में डाल दीजिए। हिंदू नाराज हो गए, कहा कि बंगाल में जो सरकार है वो तुष्टीकरण कर रही है और जानबूझकर, क्योंकि लड़का मुसलमान था इसलिए हिंदुओं पर कार्रवाई कर। लेकिन यहां इनके पिता मोहम्मद इमादुल्लाह ने मैच्योरिटी दिखाई और कहा माहौल मत बिगाड़िए, मैंने इन दोनों को मेरे बेटे को मारते नहीं देखा और मैं नहीं जानता कि ये दोनों मेरे बेटे का, और सिर्फ इसलिए कि आपको माहौल बिगाड़ना है, इस मामले को बनाए। उनके पिता ने कहा कि मैं शहर छोड़ दूंगा अगर मेरे समुदाय के लोगों ने मेरे बेटे की मौत को आधार बनाकर शहर में हिंसा फैलाई। मुझे शांति चाहिए। मेरा बेटा चला गया, वो नहीं लौटेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि जो मैं महसूस कर रहा हूं वो कोई और परिवार महसूस करे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। एक बार को जरा आप कल्पना करके देखिए कि अगर उस दिन उसके पिता ने ये नहीं कहा होता तो शायद आंख के बदले आंख ली जाती और फिर आसनसोल में कितने अंधे होते, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यहां सियासत तो नहीं चमक पाई, लेकिन इंसानियत जीत जाती है। कुछ और ऐसे अति उत्साही लोगों की कहानियां सुनाते हैं जिन्हें बाद में एहसास हुआ। 2002 दंगों में 2 तस्वीरें वायरल हुई थी। एक तस्वीर थी अशोक मूची की, जिनकी तस्वीर दुधेश्वर में खींची गई थी। हाथ में एक लोहे की रॉड थी, बैकग्राउंड में आग जल रही थी, किसी फिल्म की तरह सीन था। दंगों को लेकर यह तस्वीर डराने के लिए काफी थी, बहुत ज्यादा चर्चित। और एक और तस्वीर थी जो दंगे का दूसरा दृश्य दिखाती थी, कुतुबुद्दीन अंसारी की। नरोदिया पाटिया में सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता एक शख्स। साल बीतते, बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी हिंसा से गुजरात गुजरा, देश के कई और हिस्सों में कहानियां आई। लेकिन अब अशोक मूची कहते हैं कि इस तस्वीर ने जिंदगी बदल दी। इस तस्वीर ने उन्हें उस गुजरात दंगों में सबसे बड़ा दंगाई बनाया, वो थे नहीं। वो कहते हैं कि ऐसा समय था, ऐसा माहौल बना दिया गया कि एक साइड चुननी पड़ी। वो कहते हैं मैं बहुत यंग था, समझता नहीं था मैं कि दंगों का पैटर्न क्या होता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है इस्तेमाल हो, अफसोस होता है। वो कहते हैं कि दंगों में ऐसे ही कुछ लोग भड़का देते हैं और फिर इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं। कुतुबुद्दीन की भी कहानी ऐसी है। 2 दिन बाद पुलिस की गाड़ी दिखाई पड़ी तो बाहर निकले, गाड़ी को रोकने की कोशिश की। किसी पत्रकार ने उन्हें अपने कैमरे में कैद कर लिया और सेफ जगह जब वो जा रहे थे तो ये तस्वीर उनकी खींची गई जो बाद में सोशल मीडिया पर बहुत वायरल। एक जिसकी तस्वीर वायरल हुई डराने को लेकर, एक डरने को लेकर। हालांकि दोनों तरफ से हिंसाएं हुई थी, कार सेवकों को जलाने से लेकर बाद में उसके रिएक्शन को लेकर। लेकिन सालों बाद आज अंसारी और अशोक जब मिलते हैं तो दोनों दोस्त। अशोक कहते हैं कि अंसारी उनके भाई जैसा है। अंसारी की बेटी का निकाह हुआ तो अशोक का पूरा परिवार शामिल हुआ। आज ये दोनों कहते हैं कि जो दंगा था अगर उसमें थोड़ी सी मैच्योरिटी दोनों समुदाय ने दिखाई होती तो शायद कितने घर बच जाते हैं। लेकिन आप नहीं समझ रहे होंगे, आप नहीं समझ रहे होंगे, इसलिए हमें लगा कुछ और समझाते हैं। सियासी उदाहरण देते हैं सियासतदानों। 22 अक्टूबर 1990 की रात थी। शरद और राम कुमार कोठारी कलकत्ता से चलते बनारस पहुंचते हैं, वहां से आजमगढ़ और फिर सड़क का रास्ता बंद था तो अयोध्या की तरफ पैदल निकले। 30 अक्टूबर को दोनों अयोध्या पहुंचते हैं। 30 अक्टूबर को गुंबद पर चढ़ने वाला पहला आदमी जो था वो शरद कोठारी। इसके बाद उसका भाई राम कुमार भी चढ़ा। दोनों ने वहां पर भगवा झंडा। उस दौर में उत्तर प्रदेश में सरकार थी मुलायम सिंह यादव की और उसके बाद मुलायम सिंह यादव की पुलिस ने गोलियां चलाईं जिससे दोनों ने मौके पर दम तोड़ा। मुलायम सिंह यादव को कोठारी बंधुओं और कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। उत्तर प्रदेश में इसके बाद जो सियासत हुई उसमें तमाम लोग हैं बीजेपी से जो मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहते हैं। खुद मुलायम सिंह यादव से कई बार जब सवाल पूछा गया कि क्या अफसोस है तो वो कहते हैं कोई अफसोस नहीं रहा, उस दिन जरूरत होती तो और चलाते। उनकी नजर में ये सेक्युलरिज्म को, देश के प्रजातंत्र को बचाने की कोशिश। एक और तस्वीर है कल्याण सिंह की, मुलायम सिंह से बिल्कुल अलग।
संघ परिवार से जुड़ा एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री होता है, राम मंदिर आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा होता है। तारीख होती है 6 दिसंबर साल 1992। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय भाजपा से कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। सालों बाद कल्याण सिंह से सवाल पूछा जाता है कि आपने कार सेवकों को चढ़ने क्यों दिया। वो कहते हैं कि लाखों कार सेवक मौजूद थे, लेकिन कोई गोली नहीं चलाई जाएगी, ये मेरा आदेश। कल्याण सिंह फिर जोर देकर कहते हैं कि जो कुछ 1992 को 6 दिसंबर को हुआ, मुझे कोई अफसोस नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, कोई भी दुख नहीं। वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म का विषय है, लेकिन मैं कहता हूं कि वो राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं बल्कि राष्ट्रीय गौरव का विषय। ये कल्याण सिंह जी के शब्द हैं। लेकिन फिर साल 2009 आता है, लोकसभा के चुनाव होते हैं। यही कल्याण सिंह, यही मुलायम सिंह दोनों एक साथ आते हैं, दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। मुलायम सिंह यादव कल्याण सिंह के लिए चुनावी रैलियों को संबोधित करते हैं और हम और आप हैरान भी नहीं होते हैं। एक वो व्यक्ति जो राम मंदिर आंदोलन का प्रमुख चेहरा होता है, दूसरा वो व्यक्ति जो धुर्व विरोधी होता है, लेकिन धुर्व विरोधी और प्रमुख चेहरा दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मस्जिद गिराए जाने के बाद देश भर में जितने दंगे हुए, 2000 से ऊपर लोगों की मौत हुई। एक कल्याण सिंह, एक मुलायम सिंह, दोनों अलग अलग समुदायों के लिए सालों साल वोट मांगते रहे, लेकिन बाद में राजनीतिक फायदे के लिए एक झटके में एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। नेताओं को कभी कुछ नहीं होता, इस बात को आपको समझना है। ये जो दंगे होते हैं उसमें हमारे और आपके परिवार के लोग मरते हैं। ये जो पुलिस के केस होते हैं उसमें हमारी और आपकी जिंदगी खराब होती है। फर्क नहीं पड़ता वो हिंदू है मुसलमान। याद कीजिए, कोई एक नेता बताइए जिसका बेटा दंगों में मारा गया। इन यात्राओं में या पत्थरबाजी में नेताओं के बेटे नहीं मरते और ना ही कोई लंबे समय तक जेल रहता है। जो मरते हैं वो अक्सर या लगभग सभी साधारण घरों से होते हैं। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल पॉलिटिशियन, लेकिन जितने भी मंत्री हैं या बड़े नेता हैं उनके ज्यादातर के बच्चे जो हैं वो विदेश ही पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी हैं, उनकी बेटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, बेटा जो है वो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं अजय माकन जी, उनकी बेटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ी है। बीजेपी में एक पूर्व मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर जी, जिनके बेटे बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़े। कांग्रेस मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ, वो भी अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी जो हैं, उनके बेटे छोटे बेटे जो हैं वो यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से पढ़ाई कर। जबकि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी जो हैं, उनकी बेटी की बात की जाए तो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है, वहां से उन्होंने पढ़ाई की है। बात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, जो कि सोनिया गांधी जी के बेटे हैं, उनकी की जाए तो उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। कांग्रेस में ही एक और नेता है शशि थरूर जी, उनके बेटे ईशान थरूर येल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुके। विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब की बात की जाए तो उनके बेटे ने अपनी पढ़ाई यूएस की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से की थी और उनकी बेटी डेनिसन यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई। कांग्रेस में प्रियंका गांधी जी के बेटे की बात की जाए रेहान वाड्रा, तो उन्होंने SOAS यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पढ़ाई की। अकाली दल में नेता रही पूर्व मंत्री हरसिमरत कौर बादल जी, उनकी बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी। भाजपा में बिहार से आने वाले एक बड़े नेता हैं, कानून मंत्री रह चुके हैं रविशंकर जी, उनके बेटे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर आए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश से ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी सिडनी से पढ़े हैं। मुलायम सिंह यादव जी के छोटे बेटे प्रतीक यादव जो हैं वो भी लीड्स यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पढ़े। यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, उनकी बेटी भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी है। चिदम्बरम साहब जो हैं, उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम, वो भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह साहब जो हैं, उनके परिवार से बात की जाए तो बेटे जो हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़कर आए। RLD के जो प्रमुख हैं फिलहाल जयंत चौधरी, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़कर आए। इसके अलावा अगर और नेताओं की बात की जाए तो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी की बेटी जो हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक से पढ़कर आए। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, जो नई नवेली पार्टी है, उसमें राघव चड्ढा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी जो हैं, उनके बेटे ने भी जॉनसन एंड वेल्स यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका से पढ़ाई की। इसके अलावा अगर बसपा की बात की जाए तो बसपा सुप्रीमो मायावती, उनकी कोई संतान नहीं है, लेकिन उनके साथ उनके भतीजे रहते हैं आकाश आनंद, जिन्होंने भी यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड में एक यूनिवर्सिटी है प्लाईमाउथ करके, वहां से पढ़ाई की। एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं, उनके बेटे भी अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। और पंजाब में जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान साहब, उनकी बेटी ने भी अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। वैसे तो ये कुछ उदाहरण हैं, लेकिन अगर आप ढूंढेंगे तो आपको कमोबेश
हर राजनीतिक पार्टी, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, राष्ट्रीय हो, प्रदेश स्तर की हो, हर जगह पर आपको ऐसे नेता मिलेंगे जिनके बच्चे या तो विदेश में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। विदेशों में पढ़ाई करने में पैसे ज़्यादा लगते हैं और बहुत कम लोग ऐसे देश में हैं जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज पाते हैं। मध्यम वर्गीय परिवारों में बाहर बच्चों को अगर भेजना है तो कई बार ऐसा होता है कि घर गिरवी रखना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है बड़े पैमाने पर। लेकिन ये बात बड़े नेताओं पर, बड़े लोगों पर नहीं लागू होती। वो उनके पास पैसे होते हैं और वो उन्हें आसानी से भेज देते हैं। लेकिन 2022 में लोकसभा में एक बयान के जवाब में गृह मंत्रालय ने बताया था कि 3 सालों में 3.9 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने भारत की नागरिकता को छोड़ दिया। ये तो सिर्फ नागरिकता छोड़ने वाले लोग, भारत से दूसरे देशों में जाकर बसने वाले लोगों की संख्या कहीं ज्यादा है। अब देश छोड़कर बाहर जाने वालों में हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल जो है वो काफी अमीर लोग होते हैं। अपने देश छोड़कर दूसरे देश में बसने वाले सुपर रिच लोगों की संख्या के मामले की बात की जाए तो दुनिया में भारत तीसरे नंबर पर है। रूस और चीन 2 पर है, फर्स्ट एंड सेकंड पर, उसके बाद थर्ड पर हम है। रूस इसलिए है क्योंकि वहां पर यूक्रेन और रूस की जंग हो रही है, काफी उथल पुथल है। वहां पर चीन की बात की जाए तो व्यक्तिगत आज़ादी जो है नहीं मिलती है और इस वजह से वहां ट्रेंड है। लेकिन भारत में भी लोगों में अब विदेशों में बसने का ट्रेंड आ गया है और इसकी मुख्य वजह शायद बुनियादी हेल्थ, एजुकेशन फैसिलिटीज और कुछ हद तक ये जो धार्मिक उन्माद है ये भी एक बड़ी वजह आप कह सकते हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि दुनिया में कई ऐसे देश रहे हैं जो एक जमाने में सक्सेसफुल थे, लेकिन सांप्रदायिक झगड़ों ने उन्हें बर्बाद कर रख दिया। इन तमाम देशों में रिलीजियस, एथनिक और कल्चरल आधार पर तमाम झगड़े हुए और ये देश देखते देखते बर्बादी की तरफ बढ़ गए। जैसे मिडिल ईस्ट के देश लेबनान की बात करें। लेबनान एक ऐसा देश है जो एक समय अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से स्विट्जरलैंड ऑफ मिडिल ईस्ट कहा जाता। लेबनान की जो राजधानी है बेरूत, वो काफी ज्यादा विकसित शहर मानी जाती थी समय के हिसाब से। बेरूत एक वक्त में इतना अधिक एलिट यानी कि संभ्रांत वर्ग वाला सुंदर शहर था कि आसपास के तमाम देशों के लिए फाइनेंस और ट्रेड का। उस वक्त लेबनान की जो इकोनॉमी है वो पूरे रीजन में सबसे ज्यादा डेवलप थी। बेरूत अपने टूरिज्म के लिए दुनिया भर में मशहूर था, दुनिया भर से लोग यहाँ जाते थे। लेकिन उसके बाद लेबनान की सत्ता पर नियंत्रण बनाने के लिए कई मुस्लिम और ईसाई समुदाय के बीच में संघर्ष छिड़ा। 70 के दशक में वहां पर गृह युद्ध जैसा दौर जो था वो देखने को मिला और उसके बाद ये देश बर्बाद होने की कगार पर। इसके बाद लेबनान में इकोनॉमिक क्राइसिस का दौर जो था वो तेज हो गया। लेबनान आज आर्थिक बदहाली का शिकार है। देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होती जा रही है। करेंसी की कीमत में भारी गिरावट दर्शी गई है। महंगाई जो है वहां आसमान को छू रही है। लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। बेरूत की आज वैश्विक पटल पर वो पहचान अब नहीं रह गई जो आज से 50 साल पहले थी और उसकी वजह ऐसे ही धार्मिक उन्माद, धार्मिक बातें, धार्मिक लड़ाइयां। ये उदाहरण, एक और उदाहरण हम आपको अफगानिस्तान का देते हैं। अफगानिस्तान 70 के शुरुआत में काफी स्टेबल था, मॉडर्नाइज रहा था। अफगानिस्तान को सोवियत संघ से इकोनॉमिक एड मिलती थी जिससे वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में लगाया करता था। इसके साथ ही अफगानिस्तान में तमाम महिलाओं को आज़ादी थी। वहाँ की महिलाएं जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही थी। अफगानिस्तान में जो धार्मिक नेता थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये तमाम जो बातें हैं ये इस्लाम के खिलाफ हैं, गैर मजहबी हैं और इसके खिलाफ उन्होंने हथियार उठाए, विद्रोह किया और कम्युनिस्टों को हराने के लिए मुजाहिदीनों को बना लिया। इसमें कई और देश भी शामिल हो गए। सोवियत संघ कम्युनिस्टों के साथ और अमेरिका और पाकिस्तान जो था वो मुजाहिदीनों के साथ। और उसके बाद अफगानिस्तान एक लंबी लड़ाई के दौर से चलता है। उसमें जो कम्युनिस्ट होते हैं यानी रशिया के समर्थन वाले लोग होते हैं वो हार जाते हैं। सत्ता तालिबान के पास आती है। तालिबान जब आता है तो फिर महिलाओं के हक छीन ले जाते हैं। आज इकॉनमी के तौर पर अफगानिस्तान बर्बाद है। पहले भी ओसामा बिन लादेन 9/11 के बाद समर्थन किया। आज अफगानिस्तान किस तरह बर्बाद है, किस तरह भरपेट खाने को नहीं है। और इन सारी चीजों को जब आप पीछे जाकर देखते हैं तो फिर आपको धार्मिक कट्टरपंथ नजर आता है। हमें इससे बचना। मैं जानता हूं कि इस वीडियो के अलग अलग पहलुओं को अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग सियासी चश्मों से देखकर अलग अलग अपनी धारणा बनाएंगे। मैं ये भी जानता हूं कि शायद कई लोग इसमें आहत हो सकते हैं, मेरे कुछ फॉलोअर्स कम हो सकते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि हर चीज नफा नुकसान देखकर नहीं की जाती। कई बार बड़ी जिम्मेदारियां बड़ी संख्या में जब प्यार मिलता है तब की जाती है। और इसको समझते हुए मेरी ये कोशिश है कि जो बातें हमने रखी, जो तथ्य हमने रखे हैं, अगर इनको सुनने के बाद कोई एक शख्स भी दंगों का हिस्सा बनने से खुद को रोक पाया तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेहनत सफल हो जाएगी। मैं जानता हूं कि हम उस दौर में जी रहे हैं जहां पर लोग धर्म के नाम पर बटे हुए हैं। ये उम्मीद थोड़ी मुश्किल लगती है पर
हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने कहा था कि माना अंधेरा घर पर दिया जलाना था। मैं आशा करता हूं कि धार्मिक अंधेरे के बीच ये वीडियो उम्मीद की किरण बनकर इंसानियत की लौ को समाज में रोशन करेगा। कितने सफल होंगे ये आप पर तय करता है। आशा करते हैं कि आप निराश नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।